आपने उदाहरण भी दिया तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का दिया। अरे अखिलेश जी, आप सभाएं करते हैं, कितने करोड़ रुपए उन सभाओं में खर्च होते हैं, कितना हेलीकॉप्टर में खर्चा आता है, कितने टेंट में खर्चा आता है, कितनी कुर्सी में खर्चा आता है, कितनी डीजल में, कितने बसों में खर्चा आता है, कोई इस बारे में चर्चा करता है? कोई कहता है कि अंडर द टेबल आपने क्या लिया? तो धीरेन्द्र शास्त्री या इस समाज से इतनी नफरत। नहीं, मैं ये इटावा का घटनाक्रम पूरे देश में चर्चा में था और इस बीच मेरा प्रवास बाहर था। यहाँ के कार्यकर्ताओं को लगातार फोन जा रहे थे कि ऐसी एक समस्या उत्पन्न हो गई। तो जाहिर सी बात है, बाहर से आया तो मैंने कहा अपनी कार्यकर्ताओं को जानकारी कर जिस गांव में घटना घटी है वहाँ के भी कुछ लोग आए, उन्होंने अपनी बात बताई। देखिए, कानून अपना काम कर रहा है, मुकदमे दर्ज हुए हैं, क्या किसका दोष है उस आधार पर कार्रवाई। लेकिन इस बीच समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव जी की तरफ से जैसे इस प्रकरण पर प्रतिक्रिया आई, वो वास्तव में बड़ा आश्चर्यचकित करने वाली थी। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री होने के, जैसे एक पूर्व मुख्यमंत्री होते हैं, भाई दो तरीके हैं। मैं जैसे फर्रुखाबाद का रहने वाला हूं, उनका इटावा से कनेक्शन है, इटावा के रहने वाले हैं, तो दो लोगों के बीच विवाद हुआ तो दो तरीके हैं। या तो ये है कि दोनों पक्षों को किसी न किसी माध्यम बुला कर सबको रास्ता निकाल ले, जो जितना दोषी है सामाजिक आधार पर उसको उसका दंड दे देना, या कानून को अपना काम करने देना और तय करने देना किसकी कितनी गलती, उस आधार पर उसका दोष सिद्ध हो। लेकिन माननीय अखिलेश यादव जो पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने इन दोनों में से किसी व्यवस्था को नहीं अपनाया। फर्रुखाबाद में हो सकता है कुछ लोग मुझे वोट ना भी देते हो, मान लीजिए उदाहरण के तौर पर किसी मुस्लिम को किसी विवाद, लेकिन किसी ना किसी माध्यम से हम उनको बुलवा के उन दोनों के बीच सामंजस्य बनवाते हैं। बड़े लोग ऐसे भी होते हैं, अगर किसी ने कुछ गलत किया तो उसके बीच जूते ही मार देते हैं। छोड़िए, ये तो सामाजिक बात हो गई, लेकिन अंत में कानून आता है। मैं जो उनकी प्रतिक्रिया देख रहा था, उसमें उन्होंने एक पक्ष के बारे में सारा कानून को किनारे रख के स्वयं ही कानून बन गए और कह दिया, सब कुछ तय कर लिया। इनको अच्छी तरह जानते भी थे, इनके संग ऐसा किया गया, वैसा किया गया। और जो दूसरे पक्ष के आरोप हैं, उसमें कुछ मैं नहीं जानता हूं सच्चाई क्या, तो पुलिस तय करेगी कि आईडी गलत आई थी, कुछ छिड़काने की भी बातें थी, ये तरह तरह की बातें थी। उसमें जो दूसरे पक्ष की बात थी उसको पूरी तरह साइडलाइन करते हुए केवल एक पक्ष के लिए उन्होंने कहा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये जो मैं सम्मानित कर रहा हूं वो इसलिए कर रहा हूं कि समाज में वैमनस्य ना फैले और मामला शांत हो। मैं पूछना चाहता हूं कि उस गांव पर जो चढ़ाई करने सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग गए थे, क्या उसके पीछे अखिलेश यादव जी का संरक्षण नहीं था? वो किसके लोग हैं, कौन इसको अंजाम दे रहे हैं? और वो शांत नहीं कर रहे थे, वो अपने समर्थकों को ये संदेश दे रहे थे कि अभी हमारी सरकार नहीं है, शांत हो जाओ। जो उनका सपना है 27 का, वो मैसेज दे रहे थे कि ये सब तुम जो 17 से पहले करते आए हो, अभी मत करो, हमारी सरकार नहीं है। 27 में जो उनका सपना है, यदि सरकार आ जाएगी, ये सब कुछ धूम धड़ाके से करना, ये संदेश वो देना चाहते हैं। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, घटनाएं बहुत सारी हैं। एक कौशाम्बी घटना है, अखिलेश जी ने, पहले उनके सांसद जी ने कुछ टिप्पणी करी, उसके बाद एक वो तिवारी व्यक्ति थे, उन्होंने आत्महत्या करनी पड़ी और अखिलेश जी ने कहा कि पुलिस की वजह से आत्महत्या करनी पड़ी। अखिलेश जी आधा सच बोलते हैं। पहले जो है उनके ही सांसद उकसाते हैं, मामलों में कूदते हैं और बाद में आधी बात अखिलेश जी गायब कर देते हैं। आगरा के एक सांसद जी उनके राणा प्रताप के ऊपर जो है अभद्र टिप्पणियां करते हैं, उस चीज को गायब करते हैं। अखिलेश जी करणी सेना पर आरोप लगाना शुरू कर देते हैं। अभी गोरखपुर में एक बलात्कार हुआ, उसकी घटना को उदाहरण अखिलेश जी दे रहे थे। अखिलेश जी कानून व्यवस्था के मामले इतने सिलेक्टिव क्यों हैं? कन्नौज के मामले में जब उनके बहुत अनन्य व्यक्ति रहे, वो एक बलात्कार के मामले में फंसते हैं, वहां चुप हो जाते हैं। अयोध्या में उनके समर्थक एक बिरादरी या एक धर्म के लोग निकल के आते हैं, वहां वो शांत हो जाते हैं। अखिलेश जी की सरकार और हमारी सरकार में इतना अंतर है कि यहाँ कोई भी आरोपी होता है, उसकी जाति बिरादरी देखे बगैर उसके ऊपर कार्रवाई होती है। आज जिस घटना में जिस गांव के लोग जेल गए हुए हैं, यदि समाजवादी पार्टी सरकार में एक वर्ग के लोगों ने घटना करी होती तो वो जेल कभी नहीं गए होते। पुराना इतिहास में कितनी भी गुंडे दबंगई करी, कभी उन पर कार्रवाई नहीं होती।
ये हमारी सरकार का उनका। मैं अंत में अखिलेश जी से एक बात और कहना चाहता हूं, आखिर वो इस एक वर्ग से इतनी नफरत क्यों करते? अरे भाई, ये जो ब्राह्मण समाज है ये तो हमेशा न्याय के साथ रहा है, धर्म के साथ रहा है। प्रभु राम ने अन्याय कर रहे रावण का वध किया, पूरा ब्राह्मण समाज प्रभु राम के साथ खड़ा हो गया। उन्होंने तो अपनी बिरादरी नहीं देखी। योगी आदित्यनाथ जी ने अपराधियों पर कार्रवाई करी, विकास दुबे सहित तमाम एक बिरादरी के लोग मारे गए, पूरा ब्राह्मण उनके साथ खड़ा हो गया। तमाम सारे उदाहरण हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रभु राम के मंदिर की स्थापना करी, उनके द्वारा उसका कर कानूनों से उद्घाटन हुआ, पूरा ब्राह्मण समाज उनके साथ खड़ा हो गया। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी ने बाबरी के लिए अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दी, पूरा ब्राह्मण समाज उनके साथ खड़ा हो गया। और जिस प्रकार की उनके अंदर वैमनस्य है इस वर्ग को लेकर, उन्होंने एक कथावाचक का भी उदाहरण दिया और साथ में ये कहा कि उस गांव के लोगों को इसलिए इनको बुलाया गया था क्योंकि पैसे कम थे। पहली बात तो पैसे का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये एक वर्ग व्यवस्था होती है, जिसका जितना बड़ा नाम हो जाता है उसकी व्यवस्थाओं में उतना खर्चा होता है। ब्राह्मण समाज में भी तमाम कथावाचक ऐसे हैं जो बड़ा कम पैसे में चले जाते हैं। उन्होंने उसको उसका उदाहरण दे दिया। और उन्होंने एक बड़े कथावाचक हमारे जो धीरेन्द्र शास्त्री जी का नाम लेकर कहा, उन पर आरोप लगाए अंडर दी टेबल 50 लाख अंडर दी टेबल। मैं आश्चर्यचकित हूं, इस देश में इतने बड़े बड़े कथावाचक हुए हैं। आदरणीय मोरारजी बापू हैं, हमारी बहन उमा भारती हैं, आसाराम बापू भी कथा करते रहे, तमाम सारे उनकी बिरादरी के बारे में कोई बात नहीं। हमारे बाबा रामदेव हैं। अरे कोई साधुओं की जाति के बारे में इतनी गहराई में जाता है? आपको इस समाज से इतनी नफरत क्यों है? आपने उदाहरण भी दिया तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का दिया। अरे अखिलेश जी, आप सभाएं करते हैं, कितने करोड़ रुपए उन सभाओं में खर्च होते हैं, कितना हेलीकॉप्टर में खर्चा आता है, कितने टेंट में खर्चा आता है, कितनी कुर्सी में खर्चा आता है, कितनी डीजल में, कितने बसों में खर्चा आता है, कोई इस बारे में चर्चा करता है? कोई कहता है कि अंडर द टेबल आपने क्या लिया? तो धीरेन्द्र शास्त्री या इस समाज से इतनी नफरत, ये नफरत का खेल बंद करिए। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपको ब्राह्मण समाज का समर्थन चाहिए कि ये सब छोड़िए, आप कूच करिए मथुरा में, आप आंदोलन करिए मथुरा। आप तो सत्ता में हैं, जब हम सत्ता में नहीं थे हम इन मामलों पड़े हुए थे। देखिएगा आपको ब्राह्मण समाज का समर्थन मिल जाएगा। लेकिन जब इस तरह की चीजें आप करेंगे, लोगों को बांटेंगे, लाशों पे राजनीति करेंगे। अरे 2000 आज आप पीडीए की बात करते हैं, 17 से पहले तो आप ही की सरकार थी। इस पूरी बेल्ट में टावा पता कर लीजिए, पीडीए के मामले में आपकी सरकार में जितने भी पिछड़े समाज, दलित समाज के लोगों की हत्या, बलात्कार, जमीनें अपहरण हो रही थी। आज समय बीत गया तो आप लोगों ने, जनता भूल गई है। इस घटना ने इटावा के आसपास पूरे क्षेत्र के लोगों को जगा दिया, याद दिला दिया कि 17 से पहले क्या होता था। आप पीडीए की बात करते हैं। आदरणीय योगी आदित्यनाथ ने आज पुलिस को नौकरी दी है तो हर वर्ग को दी है। आपके समय पीडीए के हिस्से में 90% केवल एक वर्ग के लोग लेते थे, और वो भी अटैची लेकर लेते थे। आज आप अपराध की बात करते हैं। आपके क्षेत्र में, आपके समय में कैसा अपराध रहा है? मैं बहुत विषयों में नहीं आना चाहता हूँ, लेकिन मैं मोटा मोटी उनसे अपील करना चाहता हूँ कि इस प्रकार के मामलों में जो उनको लग रहा है कि लोकसभा के चुनाव में उनको इस फॉर्मूले से वोट मिल गया, सत्यता ये है उनको पीडीए के फॉर्मूले से नहीं, उनको वोट मिला जो एक र्यूमर फैला संविधान आरक्षण समाप्त हो जाएगा, उसका लाभ उनको मिला है। वो इस ये जो आपस में बांटने की राजनीति वो कर रहे हैं, इसके कारण नहीं मिला है। और इस देश की जनता बहुत सजग है। इस देश की जनता बांटने वालों की राजनीति को जानती है। 27 के चुनाव में अगर इसी तरह चलते रहे, जैसा 22 के चुनाव में आपने कहा था कि नाम नोट कर लो, हिसाब करेंगे, उसी फार्मूले पर आप आ गए हैं। 27 के चुनाव में जनता आपको जवाब देगी। जो इस मामले का प्रकरण है, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है। जो जितना दोषी है उस पर उतनी कार्रवाई होनी चाहिए, बिना जाति देखे। ऐसा ना हो किसी को इतना दोष हो तो उसको इतनी कार्रवाई हो जाए, किसी को इतना दोष है। हमें विश्वास है पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में ऐसा कुछ नहीं वाला। अभी अखिलेश जी की मैं एक और बात सुन रहा था, उन्हें यूनिवर्सिटी के मामले में आजम खां और योगी आदित्यनाथ की तुलना करती है कि आजम खां ने जितनी बड़ी यूनिवर्सिटी बना दी, योगी जी, अरे कैसे, आपके मन को क्या हो गया है? आजम खां का अपना परिवार है, उनके बाद उनकी औलादें यूनिवर्सिटी चलाएंगी, वो वारिस होंगी। योगी आदित्यनाथ या उनका मठ किसके लिए क्या कर रहा है? गरीबों के लिए कर रहा है। योगी आदित्यनाथ के बाद कोई उनकी संतानें नहीं बैठी हैं, तो वो जो कुछ कर रहे हैं गरीबों के लिए कर रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि ये अखिलेश यादव ये मुगलिया ताकतों से ग्रसित हो गए हैं। जैसे मुगलिया ताकतें क्या करती थी, सोचती थी एक भाई और दो भाई के बीच में कहती थी कि भाई तुम मेरे साथ आ जाओ, कल को तुम्हें सिंहासन दे दूंगा। अखिलेश यादव के दिमाग में भी मुगलिया ताकत हो गई है। लोगों को, बिरादरियों को बांट रहे हैं कि तुम साथ आ जाओ। अंत में कुल मिला के इस तरह की राजनीति, तो मुगलों ने ऐसा क्या किया, मुगलों ने भी यही सोचा कि एक को एक बांट के सिंहासन बाद में सबको समाप्त कर, तो उसी राजनीति में है ये आजम खां, अतीक मुख्तार,
इनके लोगों के आसपास से ग्रसित होकर इस मानसिकता से ग्रसित, यही कहना चाहता हूँ। अखिलेश यादव आज भी यही कह रहे हैं तो क्या कहेंगे? ये तो यहाँ भाई मुझसे ज़्यादा तो आप लोग जानते हो कि ये किन गांव के लोग थे, कौन थे, क्या नहीं थे। इटावा आसपास के क्षेत्र के लोग सारी सच्चाई जानते हैं, घटना भी जानते हैं, घटना की सच्चाई भी जानते हैं कि जानते नहीं थे, कि आते नहीं थे, कि आईडी गई थी। कहना मैं इस पर मैं घटना पर टिप्पणी ज़्यादा नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मामला जो है पुलिस का निष्पक्ष जांच करने में लगी हुई है। सच्चाई दूध का दूध, पानी का पानी आने वाले समय में आ जाएगा।